अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम से रिलेटेड जनरल स्टडी मीन्स जीएस की 1 से 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज की टॉपिक में जो है सामान्य विज्ञान का जीव विज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, आज उसका दूसरा वीडियो है। और वैसे तो अगर जनरल स्टडी का देखा जाए तो ये लगभग 21वां वीडियो होगा। तो चलिए हम लोग जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अपने मित्रों को भी जो कॉम्पिटिशनल तैयारी कर रहे हों वनडे एग्ज़ाम की, उनको भी शेयर करना ना भूलें। और ये चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है। तो एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं। वैसे आपको बताते चलें कि मानव में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 23 जोड़े। और इनकी संख्या जोड़े का मतलब 46। कभी कभी यह प्रश्न पूछा गया है मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती तो 46 बताइएगा, और कितनी जोड़ी? तो 23 जोड़ी। ठीक है, और जिसमें आपको ये भी बताएं कि 23वां जोड़ा जो होता है वह हेट्रोसोम होता है, वही लिंग गुणसूत्र होता है कहने का मतलब। और जो 22 जोड़ी तक होते हैं मीन्स 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं, अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है ना। 22 जोड़ी अलिंगी गुणसूत्र के नाम से जाने जाते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। और 23वां जोड़ा मीन्स जो लास्ट का जोड़ा है वह हेट्रोसोम या लिंगी गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो वैसे आपको बता दें कि मादा में जो है मीन्स स्त्रियों में जो है XX ये रहेगा 23वां, और नर में जो है पुरुष में XY। ठीक है, इसी से जो है लिंग निर्धारण किया जाता है। तो मादा का यानी स्त्री का XX और पुरुष का XY। ठीक है, चलिए अगला है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? तो लोहित कोशिकाएं, लोहित कोशिकाएं या इन्हीं को हम लाल रक्तकण रेड ब्लड करप्सल्स के नाम से भी जानते हैं, या लोहित कोशिकाएं। ये आकार में गोल होती हैं, लंबी, बीच में चपटी होती हैं, और 1 घन मिलीमीटर में इनकी संख्या लगभग 50 लाख होती है। और इनका मुख्य कार्य क्या है? फुफ्फुस से मीन्स फेफड़े से ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर के विभिन्न अवयवों को देना है। ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन किस बीमारी के द्वारा होता है? तो एड्स। ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें रोगी की जो T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट या क्षीण हो जाती हैं, जिससे इस रोग द्वारा वो ग्रसित होने से रोगी के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और जिससे किसी भी रोग के विषाणु या जीवाणु आसानी से रोग पैदा कर सकते हैं। ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन किसके द्वारा? एड्स बीमारी के द्वारा। अगला पॉइंट है, ऊर्जा का सिक्का कहलाता है या ऊर्जा जगत का सिक्का। तो ATP एडिनोसिन ट्राई फास्फेट किसको कहते हैं?
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऊर्जा जगत का सिक्का कहा जाता है। ठीक है ना। जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने वाली तथा ऊर्जा का उपभोग करने वाली क्रियाएं हमेशा निरंतर चलती रहती हैं। ठीक है ना। और उसमें एटीपी जो होता है वह ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है। तो मनुष्य में लाल रुधिराणु मीन्स आरबीसी, ठीक है ना, आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन है। ठीक है, 105 से 120 दिन, एक्चुअल लास्ट एज इनकी 120 दिन मानी गई है। तो लाल रुधिर अणुओं में जो है कोशिका में उपस्थित जो प्रजनन के आधार पर लैंडस्टीनर ने मानव के रुधिर को 4 श्रेणियों में बांटा, जिसे रुधिर वर्ग कहते हैं। ठीक है। और लाल रुधिराणु का जो जीवन काल है 105 से 120 दिन है। और वहीं WBC मीन्स श्वेत रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल मात्र 2 से 5 दिन होता है। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है केचुए का उत्सर्जन अंग है। तो केचुए का उत्सर्जन अंग जो है क्या होता है? नेफ्रिडिया। ठीक, केचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है भी आप याद रखिए, फेरेटिमा पोस्थुमा। फेरेटिमा पोस्थुमा। केचुआ जो है द्विलिंगी जंतु है या उभयलिंगी जंतु है और ये मिट्टी के अंदर स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करता है। केचुआ भूमि को सरंध्र बनाता है, इसीलिए इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। किसान का मित्र कौन है? केचुआ है। ठीक है। चलिए, और केचुआ हुआ, जोक हुआ, नेरिस हुआ, इनके सभी के उत्सर्जी अंग जो होते हैं उनको नेफ्रेडिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो मनुष्य में कुल 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड शरीर के विभिन्न संवेदी तथा संपाती भागों को जोड़ने वाली ठोस धागे नुमा तंत्र की परिधि तंत्रिका बनाती हैं, तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। और तंत्रिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। मस्तिष्क से संबंधित जो होती है उसे क्रैनियल तंत्रिकाएं, और जो स्पाइनल से संबंधित होती है उसे स्पाइनल तंत्रिकाएं। ठीक है ना। मस्तिष्क से जो संबंधित होती है उसे क्या कहते हैं? क्रैनियल तंत्रिकाएं। और जो स्पाइनल से वो स्पाइनल तंत्रिकाएं। तो मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल और 31 जोड़ी स्पाइनल। ठीक है ना। 12 जोड़ी क्रैनियल माने कपाल वाली और 31 जोड़ी स्पाइनल होती है। तो मस्तिष्क का यहाँ पूछा गया, इसलिए मस्तिष्क में कुल क्रैनियल या कपाल वाली जो है 12 जोड़ी होती है। चलिए, नेक्स्ट है गोलक्रिम, एड्स, मलेरिया, कुष्ठ रोग कौन जीवाणु जनित रोग है? तो इसमें कुष्ठ रोग जो है वो जीवाणु जनित रोग है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुष्ठ रोग जो है वो उसके बैक्टीरिया का भी नाम जान लीजिए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु जो है वो कुष्ठ रोग फैलाता है। और ये एक संक्रामक रोग भी है जो लंबे समय तक रोगी के संपर्क में रहने से भी फैलता है। इसमें त्वचा पर सफ़ेद धब्बे, उंगलियों का विरूपण, फोड़े व फुंसी के लक्षण दिखते हैं। इस रोग के उपचार हेतु केवल एंटीसेप्टिक स्नान करना चाहिए। चलिए आगे की टॉपिक देखते हैं। मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है। तो मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषध कौन सी है? क्यूनाइन। क्या है? क्यूनाइन। यहाँ देखिए का क्यूनाइन लिखा है, ये का नहीं है, इसको मिसअप किया है, क्यूनाइन। ठीक है ना। क्यूनाइन जो है सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है। सन 1880 में फ्रांसीसी डॉक्टर एलेब्रान ने मलेरिया परजीवी की खोज की और सर रोनाल्ड ने इस रोग के परजीवी का संबंध
मादा एनोफ्लीज मच्छर से बताया। और कुनैन, कैमाक्वीन, क्लोरोक्वीन आदि मलेरिया की लाभकारी दवाएं। कौन कौन मलेरिया की लाभकारी दवाएं कौन कौन हैं? कुनैन, कैमाक्वीन, क्लोरोक्वीन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और मलेरिया को फैलाने वाला कौन है? मादा एनोफ्लीज मच्छर, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पौधों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? वह कहलाती है तो परासरण। पौधों में मूल रोमों द्वारा जल जो है जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ठीक है ना। पौधों में मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस विधि से होता है? परासरण विधि से। ठीक है। अगला है, वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो कीटभक्षी पौधे होते हैं, जैसे यूट्रिकुलेरिया हुआ, ड्रोसेरा हुआ, नेपेंथिनीस हुआ। ठीक है। तो ये सब जो है, डायोनिया, 3-4 नाम कीटभक्षी पौधों के आप नाम याद रखिए। यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, डायोनिया, नेपेंथीस, इसे घटपर्णी भी कहते हैं। ये कीटभक्षी पौधे हैं। ये क्या करते हैं? जिन पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है उसके लिए वो कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है ना। जिन पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है तो नाइट्रोजन की पूर्ति हो तो क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। अगला पॉइंट है, कोशिका में कौन पाचन की थैली कहलाती है? तो कोशिका में पाचन की थैली के नाम से कौन जाना जाता है? लाइसोसोम। ठीक है ना। लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स वैसे आपको बताते चलें कि लाइसोसोम्स जो है कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन द्वारा तथा अन्य पदार्थों का पाचन होता है। और पचे हुए कण एक झिल्ली द्वारा ढक लिए जाते हैं और यह रचना फाइगोसोम कहलाती है। ठीक है। यह रचना फाइगोसोम कहलाती है। और फाइगोसोम और प्राथमिक लाइसोम एक हो जाते हैं और लाइसोसोम के विकर द्वारा फाइगोसोम द्वारा लाए गए कणों का पाचन होता है। और भोजन की कमी के समय लाइसोसोम जो है साइटोप्लाज्म में स्थित जो प्रोटीन होती, लिपिड होती, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और कोशिका भी विखंडित हो जाती है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है, भी याद रखिएगा। लाइसोसोम को 2 नाम से, पाचन की थैली और आत्महत्या की थैली, दोनों के नाम से जाना जाता है। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फल भक्षी पक्षियों के पाचन से न गुजरें। इसका कारण? तो इसका कारण है बीज आवरण अपारगम्यता। ठीक है ना। क्योंकि कुछ पौधों के जो बीज आवरण होते हैं वो कठोर होते हैं और जिसके कारण इन बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता। यदि ऐसे पौधों के बीज पक्षियों के पाचन क्षेत्र से न गुजरे तो इन बीजों का आवरण पतला या नष्ट न हो। ठीक है। और जब ये गुजरते हैं तो जो इनका बीज आवरण होता है वो पतला हो जाता है या नष्ट हो जाता है, जिसके कारण बीज आसानी से अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है वो क्या कहलाता है? प्रोमोटर। क्या कहलाता है? प्रोमोटर। प्रत्येक जीन या सिस्टान के शुरू में प्रोमोटर स्थल तथा अंत में समापन स्थल होता है। ठीक है ना। प्रत्येक जीन या सिस्टान के शुरू में प्रोमोटर स्थल और अंत में समापन स्थल होता है। तो अनुलेखन के दौरान जो है प्रोमोटर स्थल पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और वहाँ से लगभग 20 से 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने होते हैं? 20 से 200 न्यूक्लियोटाइड। चलिए आगे देखते हैं।
पैरासीटामॉल है। तो पैरासीटामॉल क्या है, ये तो आपको आसानी से याद होगा, हर घरों में यूज होती है, प्रतितापक तथा दर्दनाशक दवा। पैरासीटामॉल क्या है, एक प्रतितापक तथा दर्दनाशक दवा है। शरीर में ज्वर तथा पीड़ा होने पर इसका उपयोग लाभकारी है। अगला पॉइंट, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है, तो क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन जो है, ट्रांसपायरेशन क्रिया के द्वारा पौधे तापमान वृद्धि पर नियंत्रण करते हैं। ट्रांसपायरेशन मीन्स वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ही पौधे तापमान वृद्धि पर नियंत्रण करते हैं और पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में वाष्पीकृत की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं तो कई बार कि उससे रिपीट भी हो चुका है, एम.एस. स्वामीनाथन। 1960 के दशक के मध्य में 66 से 67 कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और परिणाम स्वरूप खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता में तीव्रता आई, जिसका एकमात्र श्रेय अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नरेमान और बोरलॉग को है। लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट पॉइंट है, मलेरिया परजीवी का नाम है। तो मलेरिया परजीवी का क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। ठीक है ना। मलेरिया रोग वैसे आपको बताया भी जा चुका, कई बार आया कि मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा संचारित होता है और इस रोग का कारण कौन है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर पर आश्रय लेता है, जिससे वह अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर उसे रुग्ण कर देती है। अगला पॉइंट, मूत्र का असामान्य घटक है। तो मूत्र का असामान्य घटक क्या है, एल्ब्यूमिन। ठीक है ना। स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में 95% तक जल और 5% कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बनी होती है। ठीक है ना। 5% पदार्थों की मात्रा रहती है कार्बनिक पदार्थों। कार्बनिक पदार्थों में कौन कौन होता है, यूरिया होती है, यूरिक अम्ल होता है, क्रिएटिनिन होती है और पोटेशियम ऑक्साइड, ये सभी रहते हैं। और जिसमें एल्ब्यूमिन जो है असामान्य घटक है, इसको भी याद रखेंगे, एल्ब्यूमिन जो है वो असामान्य घटक है। अगला पॉइंट है, क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम है। तो क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या है, सिट्रिक एसिड चक्र। ठीक है ना। क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड चक्र। ठीक है ना। ये वैसे ऑक्सी श्वसन तथा अनाक्सी श्वसन में प्रारंभिक रासायनिक क्रियाएं समान होती है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का विघटन होता है। इसी के संबंध में जो है क्रेब्स चक्र दिया गया था। और 1937 में इसकी खोज क्रेब्स ने किया था, ऑक्सी की, और इसकी उपलब्धि के लिए 1954 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। तो देखिए पीछे ऐसा ही क्वेश्चन वहाँ आया था, तो आपको 12 जोड़ी मस्तिष्क वाली बताया गया है और 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है ना। जो कि मेरुरज्जु से जो जुड़ा भाग है मस्तिष्क का, मतलब ऑब्लंगेटा का, तो वहाँ से मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल और 31 जोड़ी मेरुरज्जु या रीढ़ तंत्रिकाएं पाई जाती। अगला पॉइंट है, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो निमोनिया रोग जो है फेफड़े को, किसको प्रभावित करता है, फेफड़े को। ठीक है। और अगर ये पूछ लिया जाए कैसा रोग है, तो श्वसन संबंधी, निमोनिया जो है श्वसन संबंधी रोग में आएगा।
अगला पॉइंट है मानव में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है। मानव में प्लाज्मा की जो है 55 से 60% मात्रा होती है, जबकि शेष 45 से 40% जो है रुधिर कणिकाएँ होती हैं। प्लाज्मा में 90% भाग जल तथा शेष 10% भाग प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रुधिर का पीएच होता है। रुधिर का पीएच कितना होता है? 7.3 से 7.5 के बिटवीन। ठीक है ना। पीएच जो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है ये कितना होता है रुधिर का? 7.3 से 7.5। वैसे पीएच मान आप जानते रहिए, अगर 7 है तो जान लीजिए कि उधर उदासीन होगा, और 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक है तो क्या होगा? वो क्षारीय होगा। इसीलिए रक्त का जो पीएच मान है 7.3 से 7.5 के बीच, इसका मतलब मानव रक्त जो है क्या है? क्षारीय है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है ओटाइटिस किससे संबंधित है? तो ओटाइटिस जो है कान से संबंधित है। इसी प्रकार है एंसेफलाइटिस किससे रिलेटेड है? तो एंसेफलाइटिस जो है ब्रेन से है, दिमाग से रिलेटेड है। अगला है लैरिंगाइटिस। तो लैरिंगाइटिस किससे रिलेटेड है? गले से रिलेटेड है। हेपेटाइटिस किससे रिलेटेड है? लीवर से, मीन्स यकृत से। ठीक है ना, यकृत से। चलिए आगे देखते हैं। किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ही प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है ना, स्थानांतरित होती है, भी याद रखिए। और वैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आपको रिएक्शन बता दें, 6CO2 + 2H2O इक्वल C6H12O6 + 6O2, जिसमें सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थित होना अनिवार्य है। अगला पॉइंट, मनुष्य में यूरिया किस में बनता है? तो मनुष्य में यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, मीन्स यकृत में होता है। ठीक है। अनावश्यक अमीनो अम्ल को यकृत क्या करता है? यूरिया में बदल देता है। जो आपके ब्लड में अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो एसिड, उनको लीवर आपका यूरिया में बदल देता है। और ये क्रिया 2 भागों में होती है, एक तो डीएमिनेशन और दूसरा यूरिया निर्माण। इसके अलावा भी आप जान लीजिए लीवर जो है मीन्स यकृत कोशिकाओं में अमोनिया तथा CO2 मिलकर अनिर्थीन चक्र द्वारा यूरिया का अवशोषण करते। इस चक्र को क्रेब्स हेंसेलिट चक्र भी कहते। फिलहाल कितना डीप नहीं आएगा। किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रक्रिया से अंधकार प्रक्रिया में स्थानांतरित होती है? तो वो होती है ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है ना। ATP द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रक्रिया से अंधकार प्रक्रिया में स्थानांतरित होती है। अगला है कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला अंग है आपका लीवर में यकृत। ठीक है ना। यकृत जो है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। वैसे यकृत कोशिकाएं नीले हरे रंग का पित्तरस उत्पन्न करती हैं, जिसमें सोडियम कार्बोनेट, कोलेस्ट्रॉल आदि यकृत लवण होते हैं। और यकृत जो है आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। यकृत में आप ये भी जानिए, कुछ लोग लीवर जैसे जो मांसाहारी हैं तो कहते हैं कलेजा कारण, कलेजा मतलब यही लीवर। तो उस कलेजे या लीवर या यकृत में क्या होता है? विटामिन A, विटामिन D और लोहा तथा तांबा संचित होता है। इसलिए ये खाने से इसका फायदा होता है। चलिए
मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग से शरीर का प्लीहा मीन्स तिल्ली प्रभावित हो जाता है। हालांकि बताया जा चुका है मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से ही फैलता है और इसकी वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। प्लाज्मोडियम की 4 जातियां होती हैं, प्लाज्मोडियम फाल्सपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ऑक्जेली, प्लाज्मोडियम मलेरी। ये चारों ही मलेरिया के रोग कारक हैं। माने जो अमीबा है, 4 के प्रोटोजोआ है, 4 के चारों प्रोटोजोआ मलेरिया के कारक हैं। तो मलेरिया के लक्षण देखते ही खून की जांच करवाकर डॉक्टर जो है दवाएं देता है, जैसे कुनैन, कैम्पिन, क्लोरोक्विन आदि, जैसा चिकित्सक परामर्श करे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? तो अधिकांश कीट जो है, जितने भी कीट होते हैं, लगभग ट्रेकिया प्रणाली द्वारा श्वसन करते हैं। कौन सी प्रणाली? ट्रेकिया प्रणाली द्वारा श्वास लेते हैं। अगला पॉइंट है हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है, वास्तव में क्या है? तो हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वो एक प्रकार का वायरस है, वो इसलिए वायरस जनित रोग है। हेपेटाइटिस यकृत का रोग है और इसमें हेपेटाइटिस नामक वायरस के संक्रमण से फैलता है और हेपेटाइटिस के विषाणु 6 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं इसके वायरस? 6 टाइप के, A, B, C, D, E और G। और मनुष्य इन सभी किस्म के विषाणुओं का वाहक है। A और E किस्म के विषाणु पानी में पैदा होते हैं और ये विषाणु थूक, खखार आदि के जरिए फैलते हैं, जबकि अन्य जो है रक्त द्वारा संक्रमित होते हैं और BC जो है इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है ना? 6 टाइप के हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, जिसमें BC सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगला पॉइंट है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है और ये कपाल की स्पेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसको सेल टर्सिका कहते हैं। ठीक है, इसका भार लगभग 0.69 और इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है ना? और मनुष्य में मक्के के दाने के बराबर होती है, स्त्रियों में कुछ बड़ी होती है और गर्भावस्था में काफ़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है ना? चलिए फिर आगे देखते हैं। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं तो होती है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। अंतःस्रावी भाग में इसके इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन होता है और बहिःस्रावी में क्षारीय अग्नाशयी रस निकलता है, जिसे एंजाइम कहते हैं। अगला है, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो बी हमिंग बर्ड। कौन है? बी हमिंग बर्ड। इन धनुष के समान ये होता है, रंगीन पंखों वाला पक्षी है, बहुत अच्छा लगता है। ट्रोथिलिडाए परिवार का ये हिस्सा है। हमिंग बर्ड को विश्व का सबसे छोटा पक्षी और सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी के रूप में जाना जाता है और यह चिली के वनों में पाई जाती है। सॉरी। अगला है, BCG टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? तो ट्यूबरकुलोसिस, जिसे आप TB जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस TB। ठीक है। अगला है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स किस में पाया जाता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है वो महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, महिलाओं में पाए जाने वाला प्राथमिक हार्मोन है
जो मादा के जनन अंगों के विकास और उनकी सेक्स प्रवृत्ति को निगमित करता है। ठीक है। अगला है कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। यहाँ ठीक है, सब लिख उठा है, इसको याद रखिएगा। क्या है यहाँ? शक्ति। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो वो है ग्लूकोज। इसीलिए आप जानते हैं कि कोई भी दशा हो, डॉक्टर सबसे पहले ग्लूकोज ही लगाते हैं। ग्लूकोज जो है सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, जिसके कारण तुरंत शक्ति प्रदान करता है। इस स्वाद में मीठा होता है और सजीव की कोशिकाओं में ऊर्जा का प्रमुख ये स्रोत है। ठीक है। अगला है कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपीज, जो कान के मध्य में पाई जाती है, इसीलिए कर्णास्थ भी कहते हैं। कान की अस्थि है। ठीक है, सबसे छोटी अस्थि है और ये वातावरण के ध्वनि के अनुसार कंपन करता है, जिस कारण हमें वातावरण की आवाज़ सुनाई देती है। अगला है किस तत्व की कमी से जो है घेंघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, गले में होता है, गला फूल जाता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। तो ये क्यों से रिपीट हो चुका है सॉरी। रासायनिक ऊर्जा में, किस में होता है? रासायनिक ऊर्जा में होता है। ठीक, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। हालांकि अभी जो सामान्य विज्ञान आप पढ़ रहे हैं, सामान्य विज्ञान में भौतिकी के 2 वीडियो देखे, रसायन के 2 वीडियो देखे और जीव विज्ञान थोड़ा लंबा है, इसके दूसरा वीडियो ये है। 1 या 2 वीडियो भी और हो सकते हैं, उसके बाद आपका सामान्य विज्ञान समाप्त हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक करना ना भूलें। मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो आप इतना थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। ओके। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी सुविधा है तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में UPSSC एग्ज़ाम से रिलेटेड 1 से 1000 प्रश्नों की श्रृंखला के जो वीडियो पढ़े हैं, उसके प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको उसमें हम दे देते हैं, जिससे आप आसानी से संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।